साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है तमिलनाडु के तिरुपुर से। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक भव्य शादी होती है। लड़की का नाम है रिंधावा। उनके पिताजी का नाम है अन्नादुराई। रिंधावा अन्नादुराई की बेटी हैं। अन्नादुराई एक गारमेंट की फैक्ट्री चलाते हैं। एक फैक्ट्री के मालिक हैं, गारमेंट की फैक्ट्री के। साथियों, अप्रैल महीने में रंधावा की शादी बड़ी धूमधाम के साथ है केबिन कुमार के साथ होती है। केबिन कुमार की उम्र 28 साल बताई जा रही है और उनके पिता, केबिन कुमार के पिता ईश्वर मूर्ति जी हैं। साथियों, शादी में दान दहेज इतना दिया जाता है कि जब आप सुनेंगे बोलेंगे दहेज में तो कोई कमी नहीं है। साथियों, 70 लाख की वोल्वो 70 लाख की वोल्वो गाड़ी दी जाती है दहेज में। 80 तोला सोना दिया जाता है। 80 तोला सोना की कीमत लगभग 80 से 90 लाख रुपया। 70 लाख की गाड़ी। इसके बाद में शादी का और भी जो भी छोटा बड़ा सामान होता है, आप समझिए एक कुर्सी से लेके बेड तक, अलमारी से लेके बिस्तरा तक, हर एक सामान उस बाप ने अपनी बेटी के दहेज में खर्चा किया। दिल खोल कर खर्चा किया। कई लोग बारात में शामिल हुए, कई लोग घरातियों के तरफ से थे। हजारों में लोगों का खाना पीना हुआ। इतना धूमधाम से शादी हुई। रिंधावा खुशी खुशी अपने ससुराल, अपने पति केबिन कुमार के साथ अपने घर जाती है। साथियों, समय बीतता जाता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता। ऐसे बीतते बीतते लगभग 15 दिन सही से बीत जाने के बाद 15 दिन सही से बीत जाने के बाद उस लड़की को प्रताड़ना दिया जाता है उनके ससुराल पक्ष के लोगों से, जबकि घर में केवल 3 ही लोग हैं। घर में केवल 3 ही लोग हैं जो है ईश्वर मूर्ति, लड़के के पिता केबिन कुमार, और उनकी माता हैं चित्रा देवी। 3 लोगों का परिवार है। साथियों, इतना सारा दहेज पाने के बाद या लेने के बाद, ऐसा भी कह सकते हैं, लेने के बाद फिर भी खुश नहीं है। अब आप सोचिए इंसान कैसे खुश होगा। घर में नई नवेली दुल्हन को रोज परेशान करना, प्रताड़ित करना, और भी पैसे की और भी दहेज की लालसा करना कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको और चाहिए। ये सब बातों को दोस्तों सुनते सुनते रिंधावा बहुत परेशान हो गई। बहुत परेशान हो गई। शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी बहुत प्रताड़ना उसको झेलना पड़ा। बहुत प्रताड़ित की गई। साथियों, ये कहानी हमारे आज के समाज को आईना दिखाने जैसी है। जब हम अपने लड़के का या लड़की का शादी करते हैं तो लड़की का शादी करते हैं तो ये सोचते हैं कि कम से कम दहेज देना पड़े। हर एक इंसान की ये फितरत है। उसके दिमाग दिल में यही चीज आती है कि हम अपनी बेटी का शादी करें तो कम से कम दहेज हमको देना पड़े। लेकिन जब लड़के की शादी करें तो उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मिले। और ये जो दहेज इनको मिला है, ये हमारे ख्याल से अगर मीडियम फैमिली में होंगे, भाई हाई फाई होंगे तो उनकी बात अलग है। गरीब होंगे तो उनकी बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ।
अमीर और गरीब के बीच में जो एक श्रेणी है मध्यम वर्ग के लिए ये तो दहेज उचित ही है, इसमें अनुचित वाली बात नहीं है। फिर भी लोगों के मन में इतना लालच है, लोभ है कि उनको कितना पैसा, उनको कितना धन संपत्ति मिल जाए बिना किए हुए। मतलब आपने लड़का की शादी किया, जो भी आपने बातचीत किया दान दहेज का शुरू में कर लिया, आपको मिल भी गया उतना, फिर आपको दहेज मांगने की क्या आवश्यकता? तो यहाँ उनका हक ही नहीं बनती ना कि दहेज लड़की को प्रताड़ित करें। वो लड़की जब घर पे फोन करती, अपने मम्मी पापा से बताती कि मम्मी पापा हमको ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, दान दहेज इनको और चाहिए, ये लोग खुश नहीं हैं। तो उनके उधर से लड़की वाले के माता पिता बोलते बेटी थोड़ा संतोष करो, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, थोड़ा अच्छा समय आएगा। वो लोग मांग रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा तुम मत करना, उनको मत, उनके बातों को जवाब मत देना, सुनती रहना, लेकिन इंतजार करना, अच्छा समय आएगा। वो लोग कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो लोग ने जो मांगा उनकी डिमांड हम लोग ने सब पूरी कर दिया। अब वो लड़की भी जैसे अभी किसी के घर में कोई नई बहू आए, एक तो अपने मायके के माहौल में पली बढ़ी है और जब वो ससुराल में आती है तो इस माहौल में उसको ढलने में 4-6 महीने साल भर लग जाता है। जैसे हम ही लोग हैं, आप हैं, कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं इसमें से कई लोग हो सकते हैं जो देश विदेश में कमाने जाते हैं। अभी जो घर में जैसे उनकी परवरिश हुई है, जहाँ वो पहले काम धंधा किए हैं, वो काम धंधा वो परवरिश यहाँ तो नहीं मिल जाएगी विदेशों में। अब विदेश में उनको जो है उस सिस्टम में ढलना होगा। हाँ, तो ढलने के लिए समय चाहिए, इंसान समय के हिसाब से ढल जाता है। जो उनके माता पिता ने वो लड़की को समझाया कि बेटी संतोष रख, समय के हिसाब से सब सही हो जाएगा। वो सिचुएशन को मतलब तालमेल बिठाना चाह रहे थे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, आगे चलकर सही हो जाएगा। तो अगर नई नवेली दुल्हन घर में आई है, हमको तो कुछ समय देना चाहिए कि भाई उसको एडजस्टमेंट होने के लिए। अभी वो कल आई, आज ही तो नहीं, सुबह 5 बजे उठ जाएगी, सब काम करना लगेगी, सब तुम्हारा जिम्मेदारियां संभाल लेगी, घर की पूरी मलकिन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। थोड़ा समय लगता है, 2-4 महीने में खुद वो समझ जाएगी, उसी माहौल में अपने को ढाल लेगी जो है। छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बातों पे झगड़ा करना, बात बात में बात को बतंगड़ बनाना, कुतर्क बोलना, किसी को अपमानजनक शब्द बोलना, ये सब हमारी मर्यादाओं में नहीं है। लेकिन ये आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि सामने वाला अगर एक बात बोल रहा है तो हम उसको 2 बात बोलेंगे, वो 2 बोल रहा है तो हम 4 बोलेंगे। ये परंपरा गलत है। छोटे बड़े को सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं है छोटा ही हमेशा बड़ों का सम्मान करे, ऐसा कतई नहीं है। बड़ों का भी फर्ज बनता है कि छोटे का भी सम्मान करे, तभी वो सम्मान का हकदारी है। हमारा कहने का मतलब है इस दुनिया में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सबका सब सभी के प्रति आदर सम्मान होना ही चाहिए। करना है नहीं, होना ही चाहिए। कोई छोटा है, हम उसको छोटा मान के अवॉइड नहीं कर सकते, अरे छोड़ो यार ये छोटा है, इसकी बात क्या सुनते हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी घर में कोई बात होती है, छोटे बच्चे से भी सलाह लेना पड़ता है। कभी कभी घर के बड़े बुजुर्ग उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, एक छोटा बच्चा बता देता है कि मम्मी पापा ऐसा करो। हमारा कहने का मतलब ये है, घर में अगर कोई भी काम हो रहा है तो सबको साथ लेके बिठा के हर कोई की समझ के अनुसार काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी बीवी ने जो बोल दिया, आपके माता पिता ने जो बोल दिया, आपका या बच्चा ने ही जो बोल दिया, ऐसा नहीं है। सबकी सहमति होना जरूरी है। साथियों, आगे बढ़ते हैं कहानी के ऊपर। एक दिन रिंधावा, यही जो अभी रविवार गया है, संडे का दिन अपने सास ससुर और अपने पति से बोलती है कि मैं जा रही हूँ नज़दीक के मंदिर में दर्शन करने। साथियों, वो खुद गाड़ी चला के गई, ड्राइव करके गई 4 व्हीलर, और मंदिर कुछ ही दूरी पर रह गया। अब उसके दिमाग में क्या बातें चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी,
वो गाड़ी में बैठे बैठे ही कुछ पॉइजन की गोलियां खा ली जो है, और गोलियां खाने के बाद जब गाड़ी उससे संभाले नहीं संभली, तब वो जो है गाड़ी को एक साइड में लगा के और उसी गाड़ी में अचेत अवस्था में पड़ गई, गाड़ी को बंद कर दिया। गाड़ी बंद कर दी, उसी गाड़ी में अचेत अवस्था में ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है, और ऐसे गाड़ी खड़ी खड़ी कुछ समय बीतते गया। वहाँ आस पड़ोस के कुछ लोगों ने देखा कि ये गाड़ी काफी समय से यहाँ खड़ी हुई है, तो लोगों ने सोचा कि पास चल के देखा जाए, बुलाया जाए। तो कुछ लोग गए गाड़ी के पास में, जैसे स्वाभाविक है, कोई भी गाड़ी खड़ी रहती है तो लोग चले जाते हैं देखने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है, हर कोई इंसान यही करता है। तो आस पड़ोस के लोग गए जो है देखने के लिए, और उसमें एक महिला अचेत अवस्था में लेटी हुई पाई गई। अब दरवाजे बंद थे, कोई हलचल नहीं था, तो जो देखा वो लोग घबरा गया जो है, और घबरने के बाद फिर वहाँ के तमिलनाडु जो तिरुपुर के वहाँ के जो एरिया में थाना लगता है, वहाँ थाने पे फ़ोन किया गया। वहाँ से सिपाही आए, मौके से आए, देखते हैं पूरी अपनी टीम लेके आए, छानबीन करने लगे, और दरवाज़ा को तोड़ा गया। वहाँ से एक अचेत अवस्था में महिला मिली, उसको हिलाया डुलाया गया, लेकिन वो महिला के शरीर में कोई जान ऐसा नहीं था, हिली डुली नहीं। फिर उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो मृत पाई गई। और साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। अभी उसका मेडिकल होना बाकी था, ये समाचार लिखने तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। और मरने के पहले जब वो लड़की जा रही है मंदिर दर्शन करने के लिए, तो उसने अपने पिताजी के मोबाइल पे 6 व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज किया था, 6 बार ऑडियो मैसेज किया था अपने पिता के मोबाइल पे। तो बोलती है, सॉरी मम्मी पापा, योर माई वर्ड। इसका मतलब है कि हम आपको सॉरी कहते हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मैं इस बात को नहीं जानती हूँ, लेकिन आप ही हमारी दुनिया हैं। माँ बाप से बड़ा किसी बच्चे का कोई दुनिया नहीं होता है। सबसे बड़ा माँ बाप की दुनिया माता पिता ही हैं, बाद में चाहे जो भी हो। यही 6 मैसेज आए थे। मैसेज के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को, लड़की के पति हस्बैंड केविन कुमार, लड़की के ससुर ईश्वर मूर्ति, और इस दुल्हन की सास चित्रा देवी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में क्या निकल के आता है, वो लोग क्या बताते हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात तो सत्य है दोस्तों, फ्री का धन, मतलब जिसमें मेहनत न लगा हुआ हो, जैसे जो इंसान मेहनत न किया हो उसके सामने लाके लाखों रुपया रख दिया जाए और उसको दे दिया जाए कि भाई ये लाख रुपया आप लो, आपको हम अपनी तरफ से फ्री में दे रहे हैं, वो रख लेगा। लेकिन उसकी अंदर की इच्छा जो है वो खत्म नहीं होगी। दोबारा 1 लाख रुपया लाओगे, 10 लाख रुपया लाओगे, उसको दोगे, वो ले लेगा, क्योंकि उस पैसे में उसका कोई भी परिश्रम नहीं है। कहते हैं ना, ये हमारे खून पसीने की कमाई है जो टिकती है। दोस्तों, हम आप कमा रहे हैं, मेहनत करके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, शाम को 10 रुपया कमाते हैं, घर पे लेके आते हैं। 10 रुपये में 10,000 का काम हम आप कर सकते हैं। पैसे में वो वैल्यू रहती है, वो पैसे में मजबूती रहती है। फ्री का कमाया हुआ पैसा क्या है, आया गया आया गया आया गया, बस। ये आज हमारे समाज की
कड़वी सच्चाई है। ये बात सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये दान दहेज प्रथा ये सब एकदम बकवास की बातें हैं, गलत हैं। जो इंसान अपने स्वेच्छा से दे दे वो ले लो, बस दान दहेज का मतलब ही नहीं निकलता है। दान दहेज लेना और देना दोनों भी अपराध है, दोनों तरह से अपराध है दोस्तों। जब तक हम इस प्रथा को खत्म नहीं करेंगे तब तक ऐसे पता नहीं कितने नवविवाहिताएं, लड़कियां, बेटियां, दुल्हनें ऐसे अपनी जिंदगी को आधे अधूरे में खत्म करके हम आपके बीच से चली जाएंगे। हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते रहेंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। अब ये 3 लोग पकड़े गए हैं, क्या होता है, क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते। रिंधाओं को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी बड़ी बात है दोस्तों। जो दुल्हन मरी है अब उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भविष्य में देखते हैं उसको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर वही सब तरह की केसों की तरह इस पे भी पानी से लीप दिया जाएगा, लीप पोत के बराबर कर दिया जाएगा। ये हमारे देश की कच्ची सच्ची जो है कड़वी सच्चाई है, हकीकत है दोस्तों। इससे हमें आपको रूबरू होना पड़ेगा, इस मकड़ जाल से निकलना पड़ेगा। दहेज प्रथा को हर दम के लिए बंद करना पड़ेगा। ये साहसिक आवाज हम सब उठाएं, इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। साथियों, फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।